जो लोग बोलते हैं हमको मैथ समझ में नहीं आता है, ये प्यारा सा लाइन उनके लिए। दिमाग में चलेगी दीपिका पादुकोण तो कहाँ से समझ में आएगी त्रिभुज का कोण। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु मैथमेटिक्स पे। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्यारा सा चैप्टर आपको दिख रहा होगा डिटर्मिनेंट में वन शॉट्स के बारे में। और हम आपको हर एक चैप्टर का वन शॉट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कीजिएगा। पूछिए क्यों नहीं कीजिएगा, पहले आप इस वीडियो को देखिए और आपको समझ में आए, बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और आपको अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक, जाहिर सी बात है, कर दीजिएगा, वो हम आपको बोलेंगे नहीं। और आपको पहला आपको इसमें दिख रहा है डिटर्मिनेंट। सर इसमें क्या पढ़ना है और इसे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है उसे बाद में, पहले क्यों पढ़ रहे हैं ये जरूरी है। इससे सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पकड़ता है, ठीक। पहले आप डिटर्मिनेंट में आपको दिख रहा होगा एक प्यारा सा चीज, सिस्टम। सर इसका क्या मतलब होता है, SYSTEM। सिस्टम का मतलब हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं व्यवस्था। किसी भी चीज को लिखने के और सजाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आपको मान लीजिए आपको बुखार लगा हुआ है, ठीक। आप पढ़े लिखे हुए इंसान है तो आप दवा की दुकान में जाइएगा, बोलिएगा भाई साहब एक पैरासीटामोल दे दीजिए, तो आपको उतना सारा दवा रहता है, उसमें से आपको बहुत ही आसानी से पैरासीटामोल निकाल के दे देता है। मतलब आप एक चीज देखे ये होइएगा, दवा तो ले लेते हैं और उसके बाद गेस कीजिएगा तो आपको दिखेगा उतना सारा दवा में से वो बहुत ही आसानी से आपको निकाल के पैरासीटामोल दे दिया। मतलब आपको दिखा होगा दवा के दुकान में भी एक प्रकार का व्यवस्था है, किसका, तो दवा का, ठीक। आप जाहिर सी बात इसे सिंपल सी भाषा में बोल सकते हैं, उस दुकान में भी एक प्रकार का व्यवस्था है, किसका, दवा का। उसी तरीके से डिटर्मिनेंट भी एक प्रकार का व्यवस्था है, किसका, नंबर का। दवा के दुकान में जिस तरीके से हम लोग दवा को सजाते हैं, उसी तरीके से डिटर्मिनेंट में हम लोग नंबर को सजाते हैं, ठीक। और दूसरा नंबर बात यहाँ पे ये, दावा को आप देखे होइएगा रैकों के बीच बीच रखता है, उसी तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट में नंबर को दो वर्टिकल लाइन के बीचों बीच रखेंगे, ठीक। और आप बड़े बड़े दावा के दुकान में जाइएगा तो आप एक चीज गेस कीजिएगा, वहां पे ना नंबरिंग किया हुआ रहता है। अगर बोलेगा, अगर बात अप डाउन की आ रही तो वो ऊपर नीचे नहीं बोलेगा, एक रैक नहीं रहता, बहुत सारा रहता है। तो वहां पे बोलेगा पहला रो या दूसरा रो या तीसरा रो में से जाके ले आओ, ठीक है। मतलब आप सिंपल सी भाषा में सोचिएगा, जब भी बात अप डाउन की आएगी तो हम लोग उसे रो बोलेंगे, ठीक। और एक से ज्यादा रो हो तो उसे हम लोग अलग अलग नाम दे देते हैं। और अगला बात आता है अप डाउन ही क्यों, कोई लेफ्ट राइट भी बोल सकता है। और जब भी बात बोलेगी लेफ्ट राइट की तो हम लोग वहां पे कॉलम का यूज करते हैं, और एक से ज्यादा कॉलम हो तो उसे हम लोग अलग अलग नाम दे देते हैं। और डिटर्मिनेंट में हम लोग इसको कैपिटल डी या डेल्टा से डिनोट करते हैं। और आपको डिटर्मिनेंट का हम सही तरीके से परिभाषा आप बता देते हैं, ठीक। ये तो बाहरी दुनिया से रिलेट करके था। डिटर्मिनेंट भी एक प्रकार का व्यवस्था है। सर व्यवस्था है तो अब बात आएगा किसका व्यवस्था है, तो ये नंबर का व्यवस्था है। अब बात आएगा नंबर का व्यवस्था है तो अब बोलिएगा कहाँ पे है, तो दो वर्टिकल लाइन के बीच में, जिसे हम लोग रो एंड कॉलम के नाम से जानते हैं। और डिटर्मिनेंट है तो नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम होगा, और इसे हम लोग कैपिटल डी या डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसके बाद आप क्लास करने कहीं जाते हुए, जाते जाते बोल दीजिएगा, सुनिए ना सर आपको एक बात पता है, तो पूछेंगे क्या, उतने देर में बोल दीजिएगा डिटर्मिनेंट एक प्रकार का व्यवस्था है। व्यवस्था है तो सर नंबर का व्यवस्था है, नंबर का व्यवस्था है कहाँ पे, तो बोल दीजिएगा दो वर्टिकल लाइन के बीच में है, जिसे हम लोग रो एंड कॉलम के नाम से जानते हैं। और बोलेंगे रो एंड कॉलम के नाम से, तो हाँ सर रो भी बराबर होता है, कॉलमो बराबर होता है। और उसके बाद बोल दीजिएगा सर इसे डी या डेल्टा से डिनोट करते हैं। और डेल्टा में एक साइड डार्क होता है, इधर साइड देखिएगा तो इधर साइड डार्क करके हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक। बस उसी पे दो चार झपट आप खा जाइएगा, आपका मन ठंडा हो जाएगा, लेकिन आपको याद तो हो जाएगा। डिटर्मिनेंट भी एक प्रकार का व्यवस्था है नंबर का, जिसे दो वर्टिकल लाइन के बीच में सजाने और लिखने के क्या क्या तरीका हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे एक आपको डिटर्मिनेंट के एग्जांपल दिख रहा है। जब भी हम लोग बात, देखिए ये अप डाउन की कर रहे हैं, तो जब भी हम लोग बात अप डाउन की करेंगे तो उसे हम लोग
रो हो बोलते हैं, और एक से ज्यादा रो हो तो हम लोग उसे अलग अलग नाम दे देते हैं। और आप गौर कीजिएगा तो जब भी बात हम लोग का लेफ्ट राइट की होगी तब हम लोग उसको कॉलम बोलते हैं, और एक से ज्यादा कॉलम हो तो हम लोग उसको अलग अलग नाम दे देते हैं। ठीक, और यहाँ पे एक चीज हम आपसे पूछे तो आप बताने के लिए राजी है और नहीं है फिर भी बताइए। हम आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ रो तो बोलिएगा सर यहाँ पे 2 हैं, और उसी तरीके से हम पूछ दिए नंबर ऑफ कॉलम तो बोलिएगा सर 2 है। और एक बात जानते हैं, एक चीज हाँ आपको बता रहे हैं, ऑर्डर जब भी पहले रो को और बाद में कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा ना तो इसे हम लोग ऑर्डर बोलने लगते हैं। और ऑर्डर कहने का मतलब जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है जिस ऑर्डर में, उसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले आप रो को और बाद में कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा तो उसे हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, और जिस भी ऑर्डर में 2 रो और 2 कॉलम की बात होगी उसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा तो नंबर और रो, यहाँ पे नंबर की संख्या, नंबर ऑफ रो की संख्या और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या बराबर है तो बोलिएगा जी सर बराबर है, और ये एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, और इसको एक चीज इसमें हम लोग इसको बोलते हैं प्राइमरी डायगोनल, और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल तो बोलिएगा जी सर बोलते हैं। और जिस भी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 हो, मतलब 2 रो हो और 2 कॉलम हो, उसे हम लोग प्राइमरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करके सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करके हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ से देखिएगा तो ये आपको दिखेगा AD माइनस BC, और ये यहाँ से डिनोट नहीं किया हुआ है, आप D बराबर लिख दीजिए, और सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट का मान हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं। ठीक, 2 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का यही तरीका है, और कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस गुना कर देना है और कर दिए, फिर इसको क्रॉस गुना करके घटा देना है। ठीक, आइए हम लोग इस पे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन दिख रहा है तो बोलिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 से कीजिए 4 को, और -3 को कीजिए 3 से। 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, ओवरऑल आप देखिएगा तो 7 आई है। अब इसको कैसे सोल्व करें, कीजिए इसको सोल्व। पहला ना बात तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 के पावर 100 इंटू 2 के पावर 34 माइनस यहाँ कीजिएगा तो 4 के पावर 20 और इंटू में 4 के पावर 45। आप एक चीज जानते हैं, बेस अगर सेम हो तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं, यहाँ से 134 और माइनस में 4 का पावर 65। ठीक, और एक चीज देखिए, 2 के पावर 134 माइनस यहाँ पे 2 का आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो बोलिएगा लिख दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। और ये 65 है तो 65 पावर वाला आपस में मल्टीप्लाई होता है। 2 को 65 से कीजिएगा तो आपको यहाँ से 134 माइनस 2 के पावर में 130 दिखेगा। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा तो आप 2 टू दी पावर 130 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 2 के पावर 4, यहाँ पे माइनस में 1, 2 के पावर 113, और यहाँ पे देखिएगा तो ये 16 होगा 2 के पावर 4 और माइनस में 1। ओवरऑल देखिएगा तो 2 के पावर 113 और यहाँ पे 15, और इसे आप लिखना चाहते हैं तो 2 के पावर 130 और यहाँ पे 3 इंटू 5, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, आप इस क्वेश्चन को आप पहले खुद वीडियो को पॉज करके सोल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक, इसे आप सोल्व कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलिएगा कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा तो ये a माइनस बी दिखेगा,
और यहाँ पे ए स्क्वायर ए बी और यहाँ पे बी स्क्वायर दिख गया। और बोलिएगा माइनस तो यहाँ पहले से रहता है और इधर में माइनस बी स्क्वायर इंटू में 2 भी लिख लिए। अब एक चीज हम आपको लिख देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का क्यू और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ठीक, गौर कीजिए यहाँ पे ए क्यू, यहाँ पे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस में बी, मतलब अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो बाहर में माइनस अंदर में सब प्लस, ए प्लस बी है तो बाहर में प्लस अंदर में सब माइनस, मतलब ओवरऑल आप देखिएगा तो आप इसे लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू लिख दिए। इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्यूब चढ़ेगा और यहाँ पे माइनस भी लगेगा और माइनस माइनस प्लस और 2b क्यूब हो जाएगा, मतलब ओवरऑल देखिएगा तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब और यही हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला को सोल्व कीजिए और उसमें x का मान निकालिए। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक, यहाँ से इधर सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से 2 1 2 और इधर 5 का 20 और इधर कीजिएगा तो 2x स्क्वायर और इधर 6 4 24। इधर में आप देखिएगा तो ये माइनस में 18 होगा और यहाँ पे 2x स्क्वायर और ये माइनस में 24 और ये माइनस में 18 और इधर लाइए तो ये प्लस में 24 और यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर और यहाँ पे इसमें से सोल्व कीजिएगा तो ये 6 बचेगा, ये कट गया 3 टाइम्स, मतलब यहाँ से x स्क्वायर को इधर से हटाइएगा तो इधर प्लस माइनस रूट चढ़ जाएगा और यही हम लोग का आंसर। ठीक, और एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर अगर आपको दे दिया है 16 और यहाँ से x बराबर दे दिया है 16, इसमें आप बता सकते हैं इसका क्या वैल्यू होगा। देखिए यहाँ पे डिग्री 2 है तो जाहिर सी बात है ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री 1 रहेगा तो लीनियर होगा, मतलब लीनियर है तो इसका मैक्सिमम पावर 1 है तो डिग्री 1 होगा, इसका एक वैल्यू लिख लेगा। तो यहाँ से आप इसको +4 लिख सकते हैं। ठीक, तो बोलिएगा अब अगला बात आएगा, इसका डिग्री 2 है तो इसका 2 वैल्यू निकलना चाहिए, तो बोलिएगा स्क्वायर हटाते तो आप लोग रूट चढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, प्लस माइनस लगा के 4 लिख देते हैं, लेकिन ये कतई गलत है। यहाँ √16 का +4 लिख दिए, यहाँ √16 का +-4 लिख दिए हैं। आप कभी रूट का वैल्यू नेगेटिव में सुने हैं? नहीं, रूट वाला हमेशा ही पॉजिटिव में आता है, ये बात कंफर्म। जब भी स्क्वायर हटाते तो पहले प्लस माइनस लगाते हैं, उसके बाद रूट का मान निकालते हैं। इसीलिए आप लोग गलती करते, गलती सिखाया नहीं जाता, आप लोग खुद से करने लगते हैं। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आइए हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो, उसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और इसमें आप गौर किए होइएगा तो आपको दिख रहा होगा, ये दिखा फर्स्ट रो, बोलिएगा ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, तो बोलिएगा जी सर है, और ये थर्ड रो। क्यों? क्योंकि जब भी बात अप डाउन की आएगी तो हम लोग रो की बात करेंगे, और जब भी बात लेफ्ट राइट की आएगी तो हम लोग उसे कॉलम को बात करेंगे, और एक से ज्यादा रो या कॉलम है तो उसे हम लोग अलग अलग नाम दे देंगे। यहाँ से आप देखिएगा तो आपको नंबर ऑफ रो की संख्या बोलिएगा 3, और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या तो बोलिएगा ये भी 3। और आपको हम एक चीज बताए थे, पहले रो और बाद में कॉलम को आप मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो आप इसे ऑर्डर बोलते हैं, और जिस रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिए और 3 × 3 आ गया तो उसे हम लोग थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते हैं, मतलब थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको बता दें, अगर 2 रो और 2 कॉलम है तो उसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट बोलेंगे, और 3 रो हो और 3 कॉलम हो तो उसे हम लोग थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट बोलेंगे। आइए हम लोग डिटर्मिनेंट में हम लोग इसका पोजीशन जान लेते हैं, जो किस एलिमेंट का कौन सा पोजीशन होगा। हम आपसे पूछ रहे हैं ये एक डिटर्मिनेंट है तो बोलिएगा जी सर है,
यहाँ अगर कोई एलिमेंट है तो उसका पोजीशन क्या होगा, तो बोलिएगा इधर चलिएगा तो फर्स्ट रो, इधर चलिएगा तो फर्स्ट कॉलम, और पहले आप लिखते हैं रो को और बाद में लिखते हैं कॉलम को। ठीक, लिख दिए। आप देखिएगा तो इधर से चलिएगा तो आपको दिखेगा इधर में आप बढ़ रहे हैं, मतलब आप कॉलम की संख्या बढ़ा रहे हैं। रो तो वही है, मतलब ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। फिर कहिएगा इधर से आप बढ़िएगा तो ये फर्स्ट रो होगा और थर्ड कॉलम होगा, क्योंकि आप लेफ्ट राइट में बढ़ रहे हैं, मतलब हमेशा राइट में ही जा रहे हैं। अब फिर यहाँ पे बोलिएगा तो ये फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम, मतलब आप डॉट डॉट करके A1N लिख दीजिए, मतलब ये एलिमेंट फर्स्ट रो और एनवा कॉलम में है। ठीक, अब बात यहाँ पे आएगी, ये नीचे आ रहे हैं, मतलब अब बात आ रही है अप डाउन की। अब आप नीचे में आ रहे हैं तो पहला नंबर बात तो आप इसे रो में बताइए, तो ये दूसरा रो होगा और कॉलम तो पहला है, पहला कॉलम, ये रो दूसरा कॉलम दूसरा। बोलिएगा जी सर है, ये रो तो वही रहेगा दूसरा ही, और ये कॉलम हो जाएगा तीसरा, और ये दूसरा रो, ये चौथा कॉलम, डॉट 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 दूसरा रो और एनवा कॉलम लिख दीजिए, लिख दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आता है, फिर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब बात जब भी अप डाउन की हो तो हम लोग रो, और जब भी बात लेफ्ट राइट की हो तो हम लोग उसे कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ से बोलिएगा ये तीसरा रो हो जाएगा, पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, और ये देखिएगा तो तीसरा रो और चौथा कॉलम, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे तीसरा रो और एनवा कॉलम। अब आप नीचे में आइएगा तो क्या इसे हम एनवा रो बोल दिए, तो बोलिएगा बोल दीजिए, बाकी कॉलम तो पहला होगा। फिर यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा एनवा रो और कॉलम दूसरा। फिर इधर से आप बढ़िएगा तो ये एनवा आपको रो, एम रो और एन कॉलम की संख्या। ठीक, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे देखिएगा तो ये एम होगा, रो की संख्या और कॉलम की संख्या 4, मतलब डॉट 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 यहाँ पे जाइएगा तो एम क्रॉस एन, और इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हो गया। इसमें आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा एन को आपको दिखेगा कॉलम की संख्या, और एम को दिखेगा इसमें रो की संख्या, और ये डिटर्मिनेंट एम क्रॉस एन का हो गया। ठीक है, यही एलिमेंट का पोजीशन होता है। ठीक, और एलिमेंट में अब हम लोग जान लेते हैं हर एक एलिमेंट का साइन क्या होता है, कोई डिटर्मिनेंट रहेगा तो साइन क्या होगा। ठीक है, पहला ना बात देखिए, नोट में आप लिख सकते हैं, देखिए -1 के पावर में i प्लस जेड, वेयर i बराबर रो एंड j बराबर कॉलम। तो बोलिएगा सर इसका क्या मतलब है, आइए हम आपको बताते हैं। ये एक डिटर्मिनेंट लीजिए, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो। तो बोलिएगा सर एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, हम लोग डायरेक्ट पोजीशन लेते हैं। A11 होगा और यहाँ पे A12 होगा, और यहाँ पे दूसरा रो और पहला कॉलम, और ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, और जिस भी डिटर्मिनेंट में 2 रो और 2 कॉलम हो उसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते हैं। यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लीजिए जिसमें 3 रो हो और 3 कॉलम हो, तो ये A11 ले सकते हैं, ये 12 लिख सकते हैं, A13। यहाँ पे देखिएगा तो आपको सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम ले लिए। अब ले लिए तो अब एक चीज आप गौर कीजिए, यहाँ पे अब हमको पता करना है कि इस सब का साइन क्या होगा। देखिए, पहले रो को जोड़िए और कॉलम को जोड़िए, यहाँ रखिएगा 1 1 प्लस में 2 हो जाएगा। अगर माइनस के पावर में ऑड नंबर है तो वो निगेटिव होगा, अगर माइनस के पावर में आपको ऑड नंबर दिख रहा है तो निगेटिव, और इवन नंबर दिख रहा है तो पॉजिटिव। 1 + 1 कीजिएगा 2 होगा, और 2 कीजिएगा तो 1 के पावर 1 यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे 1 + 2 कीजिएगा तो 3 निगेटिव आएगा, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे आप कीजिएगा तो यहाँ पे भी 3, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और इसमें इसी तरीके से कीजिएगा तो यहाँ पे 1 1 2 इवन होगा पॉजिटिव, यहाँ पे 2 + 1 3 निगेटिव, और ये पॉजिटिव होगा। फिर ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, नेगेटिव का पावर इवन हो गया 4,
और ये ऑड हो गया माइनस। यहाँ पे देखिएगा तो ये प्लस और यहाँ पे ये माइनस और फिर ये प्लस। और आप जानते हैं जिसमें इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक, क्योंकि इसमें सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट का साइन है और ये थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट का ये साइन है, ठीक। बस हम आपको साइन बता दिए हैं, बस आप याद रखिएगा, ये इतना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और हम आपको नोट्स ये टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल होगा, आप @the_great कर लीजिएगा, @the_great अंशु मैथ करके मारिएगा, ठीक, आपको आ जाएगा। और उसमें आप अंशु सर मैथ के नाम से होगा, 100 वाला ज्वाइन कीजिएगा, अंशु मैथमेटिक्स वाला नहीं कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बात आता है इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सेरस डायग्राम। सर ये क्या होता है, ये आप नए नए सुन रहिएगा, ठीक, और आपको बहुत लोग जानते भी होंगे। आइए हम आपको बताते हैं। इसमें पहला नंबर बात तीर का होगा। तीर अगर नीचे में आएगा तो उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे और तीर अगर ऊपर में जाएगा तो हम लोग उसे निगेटिव लेंगे। और ये थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट में ही काम करता है, ठीक, इसीलिए इसे ध्यान से देखिएगा। थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट मिलेगा, उसे आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, लिख लेंगे। पहला कॉलम को उठाइएगा, और भाई ये कॉलम फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड, पहला कॉलम को उठाइएगा, पांचवा बना दीजिएगा, A1 ये A2 और ये A3 बना दिए। अब दूसरा कॉलम को उठाइएगा और पांचवा बना दीजिएगा। पहला को उठाएंगे चौथा कॉलम बनाएंगे, दूसरा को उठाएंगे पांचवा कॉलम बनाएंगे, बनाइए B1 B2 और यहाँ पे B3 बना दिए। अब बात आता है अब हम क्या करें, तो अब एक चीज देखिए गौर से। अब तीर हम लोग इस तरीके से चलाएंगे, आप सुने होइएगा एक तीर से 2 निशाना, लेकिन हम यहाँ पे एक तीर से 3 निशाना करेंगे। देखिए कैसे तीर हमको इस तरीके से चलाना है जो हर एक तीर से 3-3 एलिमेंट कटे। और यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा ये वाला और ये वाला कट रहा है, तो बोलिए कट रहा है। सर ऐसे भी तो कट सकता है, तो बोलिएगा काट दीजिए, काट दिए हम लोग ऐसे भी। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए हम लोग नीचे में तीर काटे हैं तो वो लोग पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ से देखिए तो ओवरऑल, तो यहाँ से A1 B2 C3 फिर जोड़, और ये वाला अगला वाला क्या हो जाएगा B1 C2 और A3, और ये तीर बच गया। इसमें कौन कौन कट रहा है, तो बोलिएगा C1 A2 B3 कट गया यहाँ पे। अब इसको ले लिए। अब बात आएगी ऊपर में, जब भी तीर कटेगा उससे कौन कौन एलिमेंट कट रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और निगेटिव लेंगे। तो यहाँ से A3 दिख रहा है, A3 B2 C1 माइनस, यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा B3 C2 और यहाँ पे A1, और यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा -C3 A2 और B1। तो बोलिएगा जी सर दिख रहा है। अब एक चीज आप गौर किए हैं, इसमें सब में माइनस दिख रहा है, माइनस कॉमन करके इसके अंदर में हम प्लस लगा देते हैं, तो बोलिएगा लगा दीजिए। बस आप समझ गए। यहाँ पे सेरस डायग्राम से हम लोग थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो हम लोग पहला कॉलम को चौथा कॉलम बनाते हैं और दूसरा कॉलम को पांचवा कॉलम बनाते हैं, और तीर को इस तरीके से काटते हैं जिससे हर एक तीर से 3-3 एलिमेंट कट गया, ठीक। और वो नीचे में तीर आएगा तो पॉजिटिव, ऊपर में जाएगा तो निगेटिव, और हम माइनस कॉमन कर लिए हैं, इसीलिए हम लोग इसको इस प्रकार से लिख दिए। इस पे हम क्वेश्चन कराते हैं, समझ में आपको आएगा। देखिए पहला इसमें हम लोग एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिए हैं, और क्यों लिए हैं इसका रीजन आप पहले थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को हम लोग किस प्रकार सोल्व करते हैं, आइए हम जानते हैं। थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए किसी भी एक रो या एक कॉलम को आप पहले साइन ले लीजिए। तो साइन हम लोग कहाँ यहाँ पे लेते हैं, माइनस प्लस, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा साइन यही है, ठीक। अब हर एक रो या कॉलम में थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट है तो 3 रो होगा 3 कॉलम होगा,
और हर एक रो या हर एक कॉलम में 3-3 एलिमेंट होगा। पहला एलिमेंट को उठाइए 4 को उठा लिए, और जिस कॉलम या रो में हम लोग साइन लिए हैं उसके हर एक एलिमेंट को उठाएंगे, और जिस एलिमेंट के लिए है उसके रो एंड कॉलम को ढकिए। देखिए ये हो गया इसका रो एंड ये हो गया कॉलम, मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला रो, इसको ढक देंगे और जो बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा तो क्या बच रहा है, तो बोलिएगा देखिए -1 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, ठीक, और यहाँ पे 0। अब लेंगे और इसको रो को एंड इसके कॉलम को ढकेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2 और यहाँ पे 4 और 1, तो बोलिएगा जी सर दिख रहा है। अब यहाँ पे अब आप आगे देखिएगा, ठीक, देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब आगे देखिएगा तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, थर्ड वाले को लीजिएगा प्लस में 0 होगा, यही होगा, तो बोलिएगा जी सर होगा 0। और यहाँ पे इसके रो एंड कॉलम को ढकिएगा तो आपको दिखेगा, इसके रो एंड कॉलम को ढक दीजिए 1 2 -1 और 3, तो बोलिएगा जी सर देखिए। आपको पता है एक से 0 में किसी भी चीज से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 0 हो जाता है, अदरवाइज 0 को छोड़ के, ठीक। यहाँ से और सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को हम सोल्व करना होता है क्रॉस करके, तो यहाँ -1 और यहाँ पे -12 हो जाएगा, और ये वाला माइनस में 0 ये वाला प्लस में 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 0 घाटे जुटे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से देखिएगा तो माइनस और यहाँ पे 13 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस में 52, यही आंसर होगा इस वाले डिटर्मिनेंट को, ठीक। अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सोल्व करते हैं किस तरीके से, हम आपको बताए थे सेरस डायग्राम मेथड, तो बोले थे जी सर बताए थे, क्या बताए थे, जो डिटर्मिनेंट रहे उसे हम लोग लिखेंगे, लीजिए लिख दिए, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 3 1 और यहाँ पे 4 0 0, और आप बताए थे पहला को चौथा बनाइए, पहला कॉलम ये, दूसरा ये, तीसरा ये, लीजिए चौथा बना दिए, और आप दूसरा जो कॉलम है उसे पांचवा बनाइए 2 3 1 बना दिए। अब देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अब एक चीज इसमें से कर दिए, पहला को हम लोग चौथा बना दिए और दूसरा को पांचवा। अब एक इसको इस तरीके से काटेंगे जैसे हर एक तीर से 3-3 एलिमेंट कटे, तो बोलिएगा एक ये हो गया। सर इधर बाएं भी कटेगा, एक ये कट गया। अब यहाँ पे आप इसको देखिएगा तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे 1 को, यहाँ 0 है तो इसको कीजिएगा तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, ठीक। और इसको इसमें आपको दिख रहा है, देखिए, और इसमें दिख रहा है, फिर में प्लस करेंगे, नीचे वाला तीर है 0 हो जाएगा, इसमें 0 है, और इसमें देखिएगा तो यहाँ से -4 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक, गौर से देखिएगा आ गया। अब माइनस को बाहर लिए थे, आपस में मल्टीप्लाई करके हम लोग सबको गुना के, 4 चौका 16 16 ते 48, यहाँ पे एक 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और फिर इसमें एक 0 दिख रहा है तो ये 0 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल देखिएगा तो यहाँ पे -4 इधर आ गया और यहाँ पे -48, मतलब ओवरऑल देखिएगा तो आपको -52 दिख गया। डिटर्मिनेंट दोनों एक ही है, लेकिन उसे हम लोग अलग अलग तरीका से सोल्व करके एक टाइप का हम लोग उसको आंसर में ला दिए। तो यहाँ पे हम लोग का डिटर्मिनेंट सोल्व करने का 2 तरीका हो गया, कैसे, और इस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं एक्सप्लेन करके, तो इसे हम लोग एक्सपेंशन मेथड के नाम से जानते हैं, एक्सपेंशन मेथड, या आप इसे जनरल मेथड भी बोल सकते हैं। और जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट को उस तरीके से सोल्व करते हैं तो हम लोग फर्स्ट को 4 बना के और सेकेंड कॉलम को 5 बना के, तब हम लोग उसे सेरस डायग्राम के नाम से जानते हैं, ठीक। और डिटर्मिनेंट सोल्व करने का 4 तरीके होते हैं, किसी भी एक रो और एक कॉलम के को फैक्टर बताते हैं, उसके बाद वो आपको बताएंगे, ठीक। चलिए, अगर तेज दिमाग वाला आदमी रहेगा तो एक बार में इसको सोल्व, 4 को लेगा, इसके रो एंड कॉलम को ढकेगा, और यहाँ पे देखिएगा सर जिस रो या जिस कॉलम में 2 0 पड़ता है उसको सोल्व करने के लिए आसान हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से 4 को, ये 2 तो कोई 0 वाला काम का है ना, 4 को पकड़ेंगे, इसके रो एंड कॉलम को ढकेंगे, इधर देखिएगा -1, इधर -12 -13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -52 आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल आसान टॉपिक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक।
देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले माइनर निकालते हैं, ये एक डिटर्मिनेंट है, इसी का माइनर और इसी का कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक, आप माइनर और डिटर्मिनेंट में ही माइनर कोफैक्टर निकलता है और डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे माइनर ऑफ किसका निकालना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम ये फर्स्ट ये वाला होगा सेकेंड कॉलम, तो बोलिएगा जी सर इसी का निकालना है। माइनर ऑफ सेकेंड कॉलम में पहला एलिमेंट 9 और वो देखिएगा तो माइनर को हम लोग m से दिखाते हैं और ये पहला कॉलम और पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट है 9, इसलिए M12। अब जिस भी एलिमेंट का निकाल रहे हैं उसके रो एंड कॉलम को ढकिए, ये वाला हो जाएगा और ये वाला ढक देंगे। क्या बच रहा है 3 5 7 5 और वो वाला लिखिए 3 5 और यहाँ पे 7 5, तो बोलिएगा जी सर यही बच रहा है। और इसको आप अगर सोल्व करके लिखिएगा तो यहाँ से देखिए 5 3 15 और माइनस यहाँ पे 35 -20 आ गया -20, तो बोलिएगा जी सर आ गया। अब यहाँ से ये चीज हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग माइनर ऑफ 5 का निकालते हैं, तो बोलिएगा 5 का माइनर निकालना है, कौन सा एलिमेंट है, तो बोलिएगा जो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में है, इसके रो एंड कॉलम को ढकिए। यहाँ पे देखिए ये हो गया इसका रो एंड ये हो गया कॉलम, मतलब चारों कॉर्नर पर वाला एलिमेंट 4 7 5 5 और यहाँ पे देखिएगा तो 20 माइनस में 35 ओवरऑल -15। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा तो माइनर ऑफ किसका 4 का, वो आपको दिख रहा है थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तो बोलिएगा जी सर दिख रहा है। इसके रो एंड कॉलम को रिमूव कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा 4 3। ठीक, और यहाँ पे 7 7, माने इसको आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ 7 का 28 और माइनस में 21 ओवरऑल आप देखिएगा तो 7। ठीक है सर, निकल गया। हम लोग इस तरीके से माइनर को निकालते हैं, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो उसके रो एंड कॉलम को रिमूव कर देते हैं और हम लोग उसी को सोल्व कर देते हैं तो हम लोग का माइनर निकल जाता है। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर कुछ नहीं होता है, बस जो प्रोसेस हम लोग माइनर में लगाए हैं वही लगाएंगे। हर एक एलिमेंट का अगर हम साइन लेके उसे सोल्व कर रहे हैं तो उसे हम लोग कोफैक्टर बोलते हैं। और यहाँ पे साइन में हम लोग रो एंड कॉलम को जोड़ेंगे। अगर इवन आ रहा है तब हम लोग पॉजिटिव लेंगे और ऑड आ रहा है तो हम लोग निगेटिव लेंगे। ठीक, बस इस बात को ध्यान रखिए। देखिए यहाँ से आप इसको इधर से कर लिए, अब इधर में देखिए यहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं कोफैक्टर, इधर स्पेस नहीं इधर लिख रहे हैं। ठीक, माइनर इस तरीके से निकल गया, कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ सेकेंड कॉलम का ही निकालना है, तो यहाँ से 9 कोफैक्टर ऑफ 9। कोफैक्टर को ए से दिखाते हैं और ये पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट है तो A12। ठीक, और A12 और आपको पता है पहले इस डिटरमिनेंट का साइन क्या होगा, तो बोलिएगा जी सर पता है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये होगा प्लस माइनस प्लस। ठीक, इस तरीके से ले लिए। ठीक, इसका साइन लेंगे तो हम लोग का माइनस भी लेना पड़ेगा और यहाँ पे देखिए इसके रो एंड कॉलम को ढकिएगा। जो प्रोसेस आप अप्लाई किए थे माइनर में वही कोफैक्टर में लगाइएगा, मतलब इसके रो एंड कॉलम में 3 5 7 यहाँ पे आ जाएगा 3 5 7 5, मतलब ओवरऑल आप इसे सोल्व कीजिएगा तो -15 -35 मतलब माइनस में 20 ओवरऑल देखिएगा तो आपको +20 दिखिए। ठीक, अब उसी तरीके से अब आगे आप लिखा लिएगा कोफैक्टर ऑफ किसका 5 का। 5 का आप कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो निकालिए, और ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है ये इधर जाएगा, तो इसमें आपको साइन इसका क्या लीजिएगा सर, पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव को हम लोग पहले लिखते नहीं, और इसके रो एंड कॉलम को आप ढकिएगा तो आपको चारों कॉर्नर पे वाला एलिमेंट दिखेगा, 4 दिखेगा, 5 दिखेगा, 7 दिखेगा और यहाँ पे 5, और इसको सोल्व कीजिएगा तो 5 का 20 और यहाँ पे 35 मतलब ओवरऑल माइनस में 15। ठीक, आप देख लीजिए
अब यहाँ से कोफैक्टर निकालिए। अब कोफैक्टर ऑफ किसका, एक एलिमेंट बचा हुआ है 4। सर ये आप देखिएगा तो आपको दिखेगा थर्ड कॉलम सेकेंड रो को, और इसके आप रो एंड कॉलम को आप ढाकिएगा ना तो आपको दिखेगा 4 3, और उसके बाद आपको दिख रहा है 7 7। ले लिए। देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो 28 और माइनस में 21, मतलब यहां से देखिएगा तो आपको 7 दिख रहा है। तो बोलिएगा जी सर दिखेगा 7, -28 7 ले आए। अब एक चीज इसमें छोड़ दी, इसका माइनस में साइन था, यहाँ पे माइनस लगाइएगा और यहाँ पे माइनस लिख दीजिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इतना हम कर दिए, अब क्या करें, तो अब यहाँ से आप देखिए अब इतना हो गया, और यहाँ से अब अगला सवाल ये आता है। अब इसमें एक चीज आप लिखे हैं, रो एंड कॉलम को जोड़ेंगे, इवन आएगा तो पॉजिटिव होगा, ऑड आएगा तो निगेटिव। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये रो की संख्या ये कॉलम की संख्या जोड़ेंगे तो 3 3 आए, ये नेगेटिव लगा दिए कोफैक्टर में। इस दोनों को जोड़िए, ये पॉजिटिव 4 इवन नंबर आया है तो हम लोग का साइन पॉजिटिव लिए हैं। यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे साइन पॉजिटिव, और इसके रो एंड कॉलम को जोड़िएगा 5 निगेटिव आ गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले निगेटिव लिखे हैं। तो बोलिएगा जी सर लिखे हैं निगेटिव। यहाँ पे देखिए लिखे हैं निगेटिव, यही है बस। एक चीज देखिए, इसका आप क्या किए हैं, आप देखिए उसको आप क्या किए हैं, यहाँ पे इसका माइनर निकाले, -20 -15, यहाँ पे 7। बस इसमें हर एक एलिमेंट का साइन ले लिए हैं। देखिए ये पहला और दूसरा, पहला रो दूसरा कॉलम को जोड़े हैं, क्या होगा 3 होगा, निगेटिव होगा, और निगेटिव पहले लगा देंगे तो +20 आया आ गया। इसमें निगेटिव लाइए, इसमें इसका पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 होता है, पॉजिटिव को जोड़ेंगे निगेटिव में तो निगेटिव होगा। और यहाँ पे देखिए इसको जोड़िएगा तो 5 के पावर निगेटिव, तो वहां पे निगेटिव हो गया। इस तरीके से माइनर एंड कोफैक्टर को निकालते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टी पे हम लोग बात कर लेते हैं, और इसे जानने के लिए यही जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। जल्दी जल्दी आप देख लीजिए। डिटर्मिनेंट में पहला प्रॉपर्टी इस प्रकार है, किसी भी एक रो, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी एक रो एंड एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 है तो डिटर्मिनेंट का मान हम लोग का 0 होगा। यहाँ पे पढ़ लीजिए, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी आल्सो 0। ठीक है, यहाँ से देखिए दूसरा प्रॉपर्टी आपको दिख रहा हो, जब भी डिटर्मिनेंट के 2 गो रो या 2 गो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, मतलब समान हो जाए, तब हम लोग का डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। आपको दिख रहा होगा, आइडेंटिकल के मतलब होता है समान। ठीक, यहाँ से समान हो जाए। देखिए यहाँ से आप देखिएगा तो आपको समान दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा, बात अप डाउन की है, तो R1 बराबर आपको R2 दिख रहा है, तो यह समान हो गया, तो हम लोग का डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। तीसरा डिटर्मिनेंट क्या होता है, जब भी आप किसी डिटर्मिनेंट को, ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी डिटर्मिनेंट को आप रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कीजिएगा, तो इंटरचेंज मतलब वही हुआ, चेंज कीजिएगा, तो हम लोग का डिटर्मिनेंट के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ से हम आपको बताते हैं, ये D1 बराबर ले लीजिए ABCD ले लिए। ठीक, इसको सोल्व कीजिएगा, AD - BC होगा। ठीक, ये D1 का मान। अब आप रो को कॉलम में आप इंटरचेंज कर रहे हैं, कर दीजिए, तो दूसरा डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा। देखिए रो को कॉलम में, मतलब AB वाला उन्हें रो में ही कॉलम में आ गया, और CD रो में ये कॉलम में आ गया। AD - BC, यहाँ से D2 बराबर आप देखिएगा तो ये D1 का मान है, तो बोलिएगा D1 का मान, मतलब डिटर्मिनेंट में हम लोग का कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जब रो को कॉलम में या कॉलम को रो में हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी आइए हम आपको बताते हैं। देखिए अगला प्रॉपर्टी है, जब भी कोई 2 गो रो और 2 गो कॉलम को आप क्या कीजिएगा, आपस में इंटरचेंज कीजिएगा। ध्यान से, पिछला था रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, दोनों में रिलेशन था। यहाँ पे रो को रो में एंड कॉलम को कॉलम में चेंज कीजिएगा, तो डिटर्मिनेंट के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली साइन रिवर्स हो जाएगा। पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव। कहने का क्या मतलब है, देखिए
यहाँ पे ये एक डिटर्मिनेंट है, तो बोलिएगा जी सर है ए बी सी डी। इसको सोल्व कीजिएगा, ये ए डी माइनस बी सी होगा। और यहाँ से आप रो को रो में, मतलब आप R1 को चेंज कर दीजिए R2 में। ठीक, तो यहाँ से रो को रो में चेंज कर दिए, तो दूसरा नया वाले डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, देखिए ये ऊपर वाला रो है, नीचे वाला रो, मतलब सी डी ऊपर ले जाइए और ए बी को नीचे ले आइए, सी डी और ए बी, और इसको आप गुना कीजिएगा तो बी सी माइनस ए डी। और ये इतना मान आपको दिख रहा है यहाँ पे, से माइनस कॉमन कीजिए ए डी माइनस बी सी, और ये माइनस D1 का मान है, और ये D2 बराबर आप देखिएगा माइनस D1। मतलब आप दो गो रो और दो गो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है, तो डिटर्मिनेंट के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली साइन उल्टा हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। ठीक, देखिए अब आपको दिख रहा होगा पांचवा प्रॉपर्टी, ये क्या कहता है, डिटर्मिनेंट है तो आप किसी एक रो या एक कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जाहिर सी बात हो किसी एक रो या एक कॉलम से ही आप कॉमन कीजिएगा। ठीक, और यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर सपोज दैट किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर के से अगर मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं, ठीक, डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करने का मतलब एगो रो या एगो कॉलम में कीजिएगा। तो डिटर्मिनेंट का मान हम आपको लिख के बताते हैं। मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट का मान 10 है, ठीक, उसको सोल्व करके उसका आंसर 10 आया। ठीक, तो आप किसी एक रो में ये कॉलम में आप के से मल्टीप्लाई कर दिए, तो नए वाले डिटर्मिनेंट में कितना टाइम्स फर्क पड़ेगा पता है, जितना टाइम्स से आप उस रो या उस कॉलम में आप मल्टीप्लाई किए हैं। कहने का क्या मतलब है, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए ये एक डिटर्मिनेंट है, तो बोलिएगा ए बी सी डी, जी सर है। यहां से देखिएगा तो ये ए डी माइनस बी सी होगा, तो बोलिएगा जी सर होगा। और यहाँ पे हम कह रहे हैं, देखिए ये D1 का मान है ये डिटर्मिनेंट के। अब आप किसी एक रो या एक कॉलम में आप सपोज मान लीजिए के से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से आप देखिएगा D2 का मान हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए के से आप R1 में मल्टीप्लाई किए तो R1 ए, यहाँ से R1 करने का मतलब फर्स्ट रो, के यहाँ पे B होगा और ये सी डी रहेगा। और आप देख रहे हैं यहाँ से के कॉमन कर सकते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम से हम लोग कॉमन करते हैं, कर लिए, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी और ये डी। ठीक, अब आप इसे क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये ए डी माइनस बी सी दिख गया। और यहाँ पे देख रहे हैं ये D1 का मान है इतना, तो यहाँ से के टाइम्स D1 और ये D2 का मान था। मतलब ओवरऑल आप इसको समझना चाहिएगा, तो इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग अगर डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या एक कॉलम में जितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही टाइम्स नए वाले डिटर्मिनेंट्स के में फर्क पड़ेगा, जितना कि हम लोग किसी एक रो में या एक कॉलम में मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, अगर किसी डिटर्मिनेंट का मान 10 है और किसी एक रो या एक कॉलम में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो नए वाले डिटर्मिनेंट का मान 20 हो जाएगा, 2 टाइम्स फर्क पड़ेगा। यही है इफ ऑल द एलिमेंट्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एनी कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय के से आप मल्टीप्लाई किए कोई रो या कोई कॉलम में, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट विल बी के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। ओरिजिनल डिटर्मिनेंट ये था और इसके आप R1 में कैसे मल्टीप्लाई किए हैं, तो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का मान D1 का मान इतना था, इसमें के टाइम्स फर्क पड़ गया। चलिए हम लोग इसका अगला देखते हैं, ये क्या है, इफ एनी 2 रोज एंड 2 कॉलम आर प्रोपोर्शनल, तो हम लोग का डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। देखिए मान लीजिए R1 प्रोपोर्शनल टू R2 है, ठीक, यहाँ से जाहिर सी बात है यहाँ से इसको हटाइएगा प्रोपोर्शनल का साइन, तो कांस्टेंट का यूज कीजिएगा, कर दिए। तो अब डिटर्मिनेंट बनाइए, एक जो डिटर्मिनेंट बनेगा ना, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ये ए है और ये बी है R2, तो R1 हो जाएगा के, यहाँ पे A1 और यहाँ पे के B1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक R2 जो होगा, R2 जो भी हो, लेकिन R1 उसके के टाइम्स भी होना चाहिए। यहाँ से के आप कॉमन कर लीजिएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी और ये ए और बी,
और हम आपको बताए थे जिस भी डिटर्मिनेंट का 2 रो और 2 कॉलम समान हो तो उसका मान 0 होता है, और ये 0 हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये आपको दिख रहा है प्रॉपर्टी नंबर 7 में, ये क्या कहता है, जब भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम का जोड़ दिया हुआ है तो हम लोग का डिटर्मिनेंट 2 या 2 से ज्यादा में कन्वर्ट होगा। कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ देखिएगा तो ये 2 रो यहाँ पे जोड़ में दिया हुआ है तो ठीक, और इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसमें से आप पहले ये x लीजिए, y लीजिए, z ले लिए, इसमें का इधर वाला लीजिए, तो यहाँ से a1 हो जाएगा, ये a2 और ये a3, ठीक, और यहाँ से अब इसको छोड़ के c1 और यहाँ पे c1 ले लीजिए और ये c3 ले लिए, और यहाँ से पॉजिटिव होगा, और फिर आप कैसे लेंगे, फिर एक बार ये लीजिए x y और यहाँ पे z ले लिए। अब ये वाला लीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस दिया, अगर माइनस रहता तो हम लोग माइनस देते, ठीक, यहाँ से होगा b1 b2 और यहाँ पे b3, ये c1 c1 c3 यही होगा, ठीक। और इस तरीके से अब तो आप थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का तरीका जानते हैं। आप गौर कीजिए एक चीज, यहाँ पे एगो था और यहाँ पे 2 का जोड़ था और यहाँ पे एगो था, इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 2 दिखेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ पे 2 आया तो इसमें 2 को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हुआ। उसी तरीके से यहाँ एगो रो 1 कॉलम है और यहाँ पे 2 कॉलम का जोड़ है और यहाँ भी 2 कॉलम का जोड़ है, इसको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आपको 4 दिख रहा है। जिस तरीके से ये मल्टीप्लाई करके 2 आया तो 2 डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हुआ, तब इसे आप सोल्व कीजिएगा। उसी तरीके से ये इसका मल्टीप्लाई करके 4 आया तो ये 4 डिटर्मिनेंट में टूटेगा और उसके बाद ही आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए एक डिटर्मिनेंट आपको ये दिखेगा इसके साथ, ये और ये ले लीजिए, फिर एक डिटर्मिनेंट ये दिखेगा इसके साथ, हो गया 2 डिटर्मिनेंट हो गया। देखिए फिर एक डिटर्मिनेंट आपको दिखेगा, कौन, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, फिर एक डिटर्मिनेंट आपको इसके साथ आप ले लिए एक बार, एक डिटर्मिनेंट ये हो गया, ठीक। और अब आप फिर से आप देखिएगा तो अब एक नया डिटर्मिनेंट बनेगा, एक अब इसके साथ ये ले लिए, ठीक, तो यहाँ से ये 2 हो गया। अब एगो ये वाला बनेगा और एगो ये वाला बनेगा और फिर एगो इसके साथ बनेगा। अब एक ये बनेगा और एक ये बनेगा और एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ओवरऑल 4 डिटर्मिनेंट बनेगा और इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसे सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग इसमें आगे देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे इससे ऑब्जेक्टिव को पकड़ता है और आप इसमें ऑब्जेक्टिव इसको में से एक रहता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए आप एक मैट्रिक्स ले लीजिए, मैट्रिक्स कहने का मतलब ये ए ले लेते हैं, ये बी और ये सी, और आपको हम बता देते हैं जानकारी के लिए, डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में मल्टीप्लाई या गुना कर सकते हैं तो किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन कीजिएगा, लेकिन मैट्रिक्स में अगर आप मल्टीप्लाई करें तो उसके सारे एलिमेंट में गुना होगा। मान लीजिए यहाँ पे आप ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे डी के, और आप जब चाहिएगा तब मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों साइड डिटर्मिनेंट का साइन लगा के लीजिए, कर दिए बी के, सी के और यहाँ पे डी के कर दिए। अब देखिए अब बात यहाँ पे ये आता है, डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम से आप कॉमन कीजिएगा, एक बार इससे कीजिएगा तो यहाँ से के हो जाएगा और फिर इससे कीजिएगा के हो जाएगा, मतलब ओवरऑल आप यहाँ से के स्क्वायर लिख दीजिए और यहाँ से ए होगा, ये बी होगा और ये सी और ये डी होगा, और यहाँ से आप देखिएगा तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान दिखेगा। कैसे, इसको आप डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कीजिएगा, ये इतना दिख जाएगा, ठीक, दिख गया। मतलब यहाँ से आप एक चीज गौर किए, ठीक, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट था, मतलब मैट्रिक्स था 2 रो और 2 कॉलम वाला, तो यहाँ पे के स्क्वायर आया।
अगर मान लीजिए 3 को वाला रहता तो यहाँ से 3 आ जाता, 4 ऑर्डर का रहता तो यहाँ पे 4 आ जाता। और उसी तरीके से अगर n ऑर्डर का है तो डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए बराबर k टू द पावर n ऑफ डिटर्मिनेंट ए हम लोगों का। और ये ऑब्जेक्टिव पे जितना ऑर्डर के होगा ना n बराबर ऑर्डर, बस जितना ऑर्डर का होगा ना उतना ऑर्डर आप चढ़ा दीजिएगा, यही है। और आइए हम लोग का एक टॉपिक बच रहा है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसे हम लोग कैसे निकालते हैं और इसे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। 10th में आप एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े होइएगा, कैसे निकालते हैं तो बोलिएगा सर हम लोग को तो निकालने आता है, हम आपको क्यों बताएं, आप जान जाइएगा। तो 10th में आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अगर 3 कोई वर्टिसेस दिया हुआ है, क्या क्या हो सकता है 3 कोई वर्टिसेस, सर पहला नंबर बात हम आपको बताते हैं, एक पॉइंट हो तो आप उससे बहुत सारा लाइन को खींच सकते हैं। जब भी हम 2 पॉइंट को फिक्स कर देंगे तो हम लोगों का एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा जिसे रेखाखंड बोलते हैं। और जब भी 3 पॉइंट को फिक्स करेंगे तब हम लोग का एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। और ट्रायंगल का 3 पॉइंट से अगर आप फिक्स कर रहे थे, एक ट्रायंगल बन रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है 3 वर्टिसेस होगा। तो 3 पॉइंट हम लोग का क्या क्या हो सकता है, ए बराबर x1 y1 ले लीजिए, ये b होगा और ये x2 y2 ले लीजिए, और ये c होगा, ये x3 y3 ले लीजिए, ले लिए, ठीक। और जब भी 3 पॉइंट हम लोग का दिया हुआ रहता था तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल किस प्रकार से निकालते थे 10th में, तो बोलिएगा हम लोग निकालते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग किस तरीके से निकालते थे, यहाँ पे ABC है तो ABC लिखेंगे, ठीक। और इसको हम लोग किस प्रकार से निकालते थे, तो हम लोग का फार्मूला होता था 1/2, यहाँ पे मॉड ऑफ, पहले हम लोग x1 के लेंगे तो x1 वाला में से y1 को नहीं लेंगे, उसके x1 ले लिए तो इसके में y1 नहीं लेंगे, इसके आगे वाला हमको छोड़ के y2 माइनस y3, ठीक। अगर x2 जिसमें से ले लिए उसमें का y2 नहीं लेंगे, उसके आगे वाला का लेंगे y3 माइनस y1 हो जाएगा। और x3 ले रहे थे इसमें का y नहीं लेंगे, मतलब यहाँ का लेंगे y1 माइनस y2। और यही हम लोगों का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला होता था, ठीक। और दूसरा फार्मूला भी हम लोग का होता था 1/2, देखिए पहला एक्सिस पॉइंट क्या है x1 y1, दूसरा x2 y2 ले लीजिए, इसका ये वाला होगा, ये वाला होगा। फिर यहाँ पे प्लस में एक बार x2 लीजिए और y2, और यहाँ पे x3 और y3 ले लिए। अब अगला क्या होगा, x3 y1 ले लीजिए प्लस में, देखिए x3 और x1 y1, कहने का मतलब यही है, एक बार ए बी में रिलेशन लीजिए, एक बार बी सी में, एक बार सी ए में, ठीक है, ले लीजिएगा। इस तरीके से इसको सोल्व कर दीजिएगा, फिर भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। बोलिएगा आप सठिया गए हैं ना तो आप भंगिया गए हैं, ना हम सठिया हैं ना हम भंगिया हैं, तो बोलिएगा आप इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यों पढ़ा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स में। तो डिटर्मिनेंट्स से भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, इसीलिए हम आपको पीछे का रिवीजन करा रहे थे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आपको बताते हैं डिटर्मिनेंट से आप किस प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये इतना हो गया, हम यहाँ पे लिखते हैं डिटर्मिनेंट्स में अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है तो आप उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल किस प्रकार निकाल सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, तो सर ABC का। अगर डिटर्मिनेंट में अगर निकालना होगा ना तो उसका फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ 1/2 है, 1/2। देखिए पहला पॉइंट को उठाइए, यहाँ पे घसीट दीजिए, लिख दिए, दूसरा पॉइंट को यहाँ पे, तीसरा पॉइंट को यहाँ पे x3 y3, और इस सब में 1 1 ले लीजिए। और यही
इसी तरीके से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं डिटर्मिनेंट में। और पूछिए सर इस तरीके से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यों निकालेंगे, इस तरीके से भी तो निकाल सकते हैं। आप 10th में एक चीज गौर किए होइएगा, जब भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले होइएगा तो इसका आपको न्यूमेरिकली वैल्यू दिया होगा, 2 4 कोऑर्डिनेट 2 4 दिया होगा, 4 6 5 6 दिया होगा। लेकिन आप डिटर्मिनेंट आप सोल्व कीजिएगा तो उसमें आपको वेरिएबल दिखेगा। जब भी आप वेरिएबल और ऐसे सोल्व कीजिएगा तो आपसे सोल्व नहीं होगा, 2 को 3 को डिग्री बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस तरीके से जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा तो हम लोग न्यूमेरिकल वाले को इस तरीके से निकालेंगे, और वेरिएबल देगा तो हम लोग उसे डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालेंगे। और आप 12th में हैं तो आप इस तरीके से ही निकालिएगा, ठीक है। ये समझ गया। अब क्या होएगा, अब आगे इस तरीके से। अब एक चीज देखिए, और ये वाला आप प्रूफ करना चाहते हैं, इसका प्लस माइनस प्लस ले लीजिए साइन। x1 को आप 1/2 एज इट इज रहेगा, x1 को उठाइए, उठा लिए, इसके रो एंड कॉलम को ढकेंगे y2 माइनस y3 है। x2 के लीजिएगा, यहाँ पे माइनस में होगा, हम प्लस लिखे हैं तो यहाँ पे y2 और यहाँ पे x2 हो जाएगा। इसके रो एंड कॉलम को ढकेगा y1 माइनस y3, लेकिन यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो y3 माइनस y। x3 को यहाँ से लीजिएगा तो आप इसको रो एंड कॉलम को ढकिएगा y1 माइनस y2, और यहाँ पे आपको दिख गया, इसका प्रूफ भी हो गया। और हम लोग का यही वाला मेन है, इसको आप याद रखें। और आपको एक बात पता है, इसमें एक आपको शर्त भी पढ़ना है, वो शर्त क्या है, आपको 3 पॉइंट कोलिनियर कब होगा, ठीक है। जब तीनों का तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए तो वहां पे ट्रायंगल बनेगा नहीं, और ट्रायंगल बनेगा नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, तब हम लोग उसको 3 पॉइंट कोलिनियर होगा। और सिंपल सी भाषा में बोले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग का 0 हो जाए तब हम लोग उसे कोलिनियर बोलने लगते हैं, ठीक। देखिए ये एक लाइन है, यहाँ पे 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट। बोलिएगा सर ट्रायंगल बनाने के लिए तो 3 पॉइंट चाहिए, 1 2 3 को ले लिए, 1 2 3 गो, ये इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, यहाँ पे सी दे दीजिए। सर इसमें वर्टिसेस 3 गो कहाँ है, एगो ए बी दिख रहा है, एगो बी सी दिख रहा है, बी सी, और एगो ए सी दिख रहा है, 3 गो वर्टिसेस, फिर भी यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बना नहीं। सर 3 गो पॉइंट पे खर्च हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बना भी नहीं, तो जाहिर सी बात है आपकी जब भी तीनों का तीनों पॉइंट एक लाइन पे आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा नहीं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जाहिर सी बात है 0 हो जाएगा। तब हम लोग उसको बोलने लगते हैं कि 3 पॉइंट कोलिनियर होगा। और यहाँ से आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ABC का, क्या हम बताए थे, ये 1/2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3, यही होगा। और यहाँ से देखिएगा तो ये 1 1 1 और ये वाला 0 के बराबर हो जाएगा, लीजिए, और 0 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ से आप देखिएगा, इसको ले जाइए क्रॉस में, यहाँ से सोच है ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 और बराबर में ये 0 हो गया। मतलब आपको 3 पॉइंट जब भी बोले वो कोलिनियर है और आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए तो आप इस फार्मूला को यूज कीजिएगा, डायरेक्ट 3 पॉइंट दे देगा और बोलेगा वो कोलिनियर है, तो ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट को लिखिएगा, इधर 1 1 बराबर 0 कर दीजिएगा और वहां से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिएगा, कोई वैल्यू दिया होगा उसका निकल जाएगा। और डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का यही फार्मूला होता है। एक क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, इसमें 3 पॉइंट दे दिया है और आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए कह रहा है, इसे आप सोल्व कीजिएगा। गिवन 3 को पॉइंट है तो हम लोग ए ले लिए, बी 6,0 और सी आपको पता है 4,3, यही होगा। तो बोलिएगा जी सर यही होगा। अब यहाँ पे आप फार्मूला लगाइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं है, हम इसका फार्मूला बताए थे मॉडुलस ऑफ 1/2 और मॉडुलस आप नहीं लिख रहे हैं। देखिए यहाँ से पहला पॉइंट 0 1 6 0 4 3 1 1, देखिए 1 1 1, ठीक यही। और इसको आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ से साइन लेके सोल्व कीजिएगा थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट को, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक। आप ये 2 को लीजिएगा कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ से आप ये 1/2
3 को उठाइए, देखिए 3 को उठाइएगा, इसके रो एंड इसके कॉलम को ढकिएगा, 1 बचेगा, 1 और 6 1, ठीक। यहाँ पे यही बचेगा तो बोल दीजिएगा जी सर यही बचेगा, ये गया और ये गया, ये बच गया। इधर से आप देखिएगा तो आपको ये 1/2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 1 और माइनस में 6, माइनस में 5 आ जाएगा, 1/2 और यहाँ से 3 और माइनस में 5, ठीक। -15 हो गया और यहाँ से आपको -15/2 दिख गया और इसको आप सोल्व कीजिएगा तो -7.5, लेकिन हम इसको मॉड लगा देंगे और आप इसको मॉड लगा दीजिए तो इसमें बाहर लिख लेगा 7.5 और स्क्वायर यूनिट, और यही हम लोग का आंसर स्क्वायर यूनिट है। ठीक, यही आंसर। पूछे मॉड क्यों लगा है? एरिया कभी भाई निगेटिव होता है, आप दुनियादारी बात सोचिए। अरे भाई आप कहीं चलिएगा तो पॉजिटिव है ना चलिएगा, एरिया निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग मॉडुलस लेके हैं। फार्मूला में आप देखिएगा तो आप देखिए हम लिखे मॉडुलस ऑफ 1/2 और इसीलिए हम आपको लास्ट में मॉड लगा दिए। चलिए इससे आगे हम लोग ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वन शॉट्स देखेंगे। अच्छे रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए घरवाली को, और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।